नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। लल्लन टॉप की यूपी के हालचाल की यात्रा का फिलवक्त पड़ाव है कानपुर। कानपुर में इस वक्त मेरे बगलगीर हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के सबसे सीनियर मिनिस्टर्स में से एक, और अगर इश्तिहारी भाषा में कहें तो जो अखबारों में मजमून छपता है, जिन योजनाओं का जिक्र होता है, उनसे जुड़े एक अहम मंत्रालय के मंत्री सतीश महाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय की कमी है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपके मंत्रालय की उपलब्धियों की सबकी बात करेंगे। मैं कानपुर में पला बढ़ा हूँ। कानपुर के बहुत सारे पत्रकारों से, बहुत सारे राजनीतिक पंडितों से बात की। सब ने एक चीज़ कही, महाना जी भाजपा के बरगद हैं, बहुत बड़े नेता, 7वीं बार के विधायक, 5 बार छावनी से, 2 बार से महाराजपुर से, जीत का अंतर बढ़ रहा है। साथ में एक चीज नत्थी की कि महाना जी के नीचे कोई दूसरा नेता पनप भी नहीं पाता है, बरगद की खूबी और खामी। इस दूसरी बात पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, ना तो मैं कोई बरगद हूं, ना कोई बहुत बड़ा पेड़। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हुए मुझे प्रसन्नता होती है। और राजनीतिक क्षेत्रों में आप बिना एक दूसरे के सहयोग से आगे नहीं बढ़ सकते। किसी व्यक्ति को अगर कोई गलतफहमी हो कि मैं अपने आप सब कुछ हूँ, तो वो गलतफहमी में होता है। और बिना जब तक सहयोग तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी का साथ नहीं करें, आप किसी को संरक्षण नहीं दें, आप किसी को आगे नहीं बढ़ाएं। अगर आगे बढ़ाने की बात है तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो छावनी थी वो परिसीमन के बाद 3 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा आर्यनगर में चला गया, एक हिस्सा छावनी का कुछ नया क्षेत्र जुड़ गया, और एक हिस्सा छावनी विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ पर मैं पैदा हुआ, जहाँ पर मेरा घर है, ये महाराजपुर के साथ जुड़ गया। तो पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने विधानसभा बदली नहीं। 1991 में मैं जिस घर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश महाना को वोट देता था, आज भी मैं उसी घर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश महाना को 12 और 17 में मैंने वोट दिया है। हरजिंदर नगर वाला घर, हरजिंदर नगर, ये घर है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ये घर में, ये घर। तो इसीलिए ये क्षेत्र जो मेरे पास 1991 में था, हरजिंदर नगर वार्ड, सफ़ीपुर वार्ड, तिवारीपुर वार्ड, गांधीग्राम वार्ड का कुछ हिस्सा, चिकेरी वार्ड, वो पुराना मेरा क्षेत्र है और उसके साथ नया क्षेत्र जुड़ा। तो इसीलिए कभी कभी इस बात की जब चर्चा होती है कि मैंने विधानसभा बदली नहीं है। परिसीमन के बाद एक नई विधानसभा सृजित हुई जिसका नाम महाराजपुर हुआ, और मुझे पार्टी ने ये आदेश किया कि मुझे महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि मैं किसी को पनपने नहीं देता, अगर किसी को पनपने नहीं दूंगा तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा? अगर कानपुर में आज आदरणीय महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे हैं तो उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता हूँ। उनकी टिकट के लिए भी उनके साथ मजबूती के लिए खड़ा रहा, उनके काम करने के साथ, जनता के हित में उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता हूँ, और अच्छा काम कर रही हैं। कानपुर में जो भी मेयर रहे, सबके साथ मैं समन्वय करके काम करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से इस बात को प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। यही बात आप कानपुर के मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी के लिए भी कह सकते हैं कि वही समन्वय है जो बाकी नेताओं के साथ? मेरा सबके साथ वही समन्वय है। उनका मेरे साथ क्या समन्वय है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मेरे साथ सबके साथ एक ही प्रकार का समन्वय है। आदरणीय सांसद जी जिस समय वो लोकसभा का चुनाव लड़े तो मेरे पास 3 विधानसभाएं थी जो मेरी छावनी विधानसभा का हिस्सा था। तीनों विधानसभा में मैंने उतनी ही मेहनत करी होगी जितनी उन्होंने करी, उससे ज़्यादा करी होगी, क्योंकि मैंने कहा मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि आज मेरी पहचान पार्टी की वजह से, और मैं पार्टी को माँ की तरीके से सम्मान देता हूँ। तो कोई भी हो, चाहे आदरणीय पचौरी जी हों, चाहे भोले जी हों, चाहे प्रमिला जी हों, चाहे हमारे अन्य सभी सम्मानित विधायक हों, मैं सबको आदर सम्मान के साथ सबके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करता हूँ। आप मंत्री जी जो बात कह रहे हैं उस बात में आंकड़ों के हिसाब से वजन है। हम 2019 के लोकसभा चुनाव को उठाते हैं और आपकी पहले की विधानसभा और अब जो है, चूंकि आप इस पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे सीनियर नेता हैं, आपसे सीनियर भाजपा में बस सुरेश खन्ना जी हैं अगर विधायक के क्रम में देखा जाए। वो 89 से विधायक हैं और आप 91 से विधायक हैं, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये भी बताया गया कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में समीक्षा की बैठक हुई तो अमित शाह जी के सामने बात रखी गई कि भाई महाना जी बड़े नेता हैं,
तो महाना जी समय नहीं दे पा रहे हैं अपनी विधानसभाओं में, और इसलिए देवेंद्र सिंह भोले का चुनाव, सत्यदेव पचौरी का चुनाव, सबके चुनाव में कुछ शिथिलता आ रही है। सत्य है? ये बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय आदरणीय अमित शाह जी थे, तो उनके सामने ये बात कही, क्योंकि मेरी ड्यूटी पार्टी ने कन्नौज में लगाई थी और फर्रुखाबाद में भी लगाई थी जी। मैं अपनी ड्यूटी में अपनी मर्जी से कहीं बाहर नहीं जाता। मैंने जैसे कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के लिए जो जिम्मेवारी तय निर्धारित की जाती है मैं उसका पालन करता हूँ। तो उस समय जिस समय माननीय श्री अमित शाह जी इसकी समीक्षा कर रहे थे, तो हमारे चुनाव के संयोजक ने ये बात कही कि महाना जी कन्नौज भी जा रहे हैं, फर्रुखाबाद भी जा रहे हैं। तो मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता भी है और मैं गर्व की अनुभूति भी करता हूँ कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा कि महाना जी आप कितने वोटों से जीते थे? तो मैंने उनको बताया मैं इतने वोटों से जीता। उन्होंने कहा रुक्का लिख के दे दो कि इससे कम से नहीं जीतोगे, जहाँ मर्जी जाओ। कागज पे लिखवाया? उन्होंने की बात मजा, अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उनके द्वारा जो कहा गया, उनके कहा ये रुक्का लिख के दे दो कि इससे आपसे कम वोट नहीं मिलेंगे, आप जहाँ मर्जी जाओ। मैंने कहा जहाँ मर्जी कहाँ जाऊँगा सर? जहाँ आप कहेंगे, जहाँ पार्टी कहेगी वहीं जाऊँगा। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, महाना जी को छूट है, जो मर्जी करे, इनसे बस यही कहलवा लो कि जितने वोट से जीते थे उससे ज़्यादा वोट से जीते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की बात का पालन किया और जितने वोट मुझे मिले थे उससे ज़्यादा वोट से हम लोकसभा जीते मेरी विधानसभा में। ऐसे ही अगर 2004 में हो जाता और कोई बड़ा नेता महाना जी से लिखवा लेता कि सत्यदेव पचौरी भाजपा कैंडिडेट छावनी से कम उतने वोट पा लें जितने सतीश महाना जी ने 2002 में पाए, तो शायद श्री प्रकाश जायसवाल ना तो दूसरी बार सांसद बनते और ना ही मंत्री बनते, और जो भाजपा को अपनी वापसी के लिए 2014 तक लोकसभा में इंतज़ार करना पड़ा वो भी नहीं होता। मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ, निष्ठा के साथ, ईश्वर को साक्षी मानकर कह सकता हूँ कि मैंने पार्टी का काम निष्ठापूर्वक किया। और छावनी से भाजपा हारी 2004 में छावनी से भाजपा जीती। नहीं मंत्री जी, मैं इस आंकड़े की तस्दीक करके आया हूँ इंटरव्यू में कि जो मार्जिन विधानसभा में था वो लोकसभा में नहीं था। पोलराइजेशन हो गया था। अब अगर इस बात को, इस पोलराइजेशन में बहुत सारी पॉलिटिक्स जो होती है उसको व्यक्ति आधारित नहीं मानना चाहिए। जैसे मैं 2009 में चुनाव लड़ा था, तो 2009 में मैं इस बात को कहता हूँ कि मेरे को कोई भी चुनाव हरवाना जितवाना किसी के बस में नहीं था। समीकरण कुछ ऐसे हो गए कि श्री प्रकाश जायसवाल जीत गए, मैं भी 2000। आपने ठीक किया जिक्र कर दिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल ही यही था कि लोकसभा के चुनाव में मैं हार गया। तो मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है। आप नहीं लगा रहे हैं मंत्री जी, लेकिन मुझे जो बताए, देखिए हम तो कोरी स्लेट लेके चलते हैं। कहा गया कि 2004 में पचौरी जी लड़े तो महाना जी ने निपटा दिया, 2009 में महाना जी लड़े तो पचौरी जी ने निपटा दिया और बीजेपी निपट गई। यहाँ मुझे किसी ने नहीं निपटाया, ना मुझे किसी ने कोई निपटाया। और मैंने जैसे कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मैं पार्टी के एक प्रतीक के रूप में, एक कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ता हूँ। व्यक्ति से बहुत बड़ी पार्टी और संगठन है, मुझे कोई हराने की क्षमता भी नहीं रख सकता। मैं इस बात को कह सकता हूँ, मैं अपने काम के आधार के ऊपर जीत सकता हूँ और अपने काम के आधार के ऊपर हार सकता हूँ। मैं पार्टी के उस विराट स्वरूप का लोगों के सामने रखकर, उस पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका आज नेता आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय अमित शाह जी हैं, आदरणीय नड्डा साहब हैं, राजनाथ जी हैं, इतना बड़ा पार्टी के स्वरूप को मैं जनता के सामने रखता हूँ। तो पार्टी का इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व है कि कोई व्यक्ति उसको हरवा जितवा नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि कहीं ना कहीं 2009 में जो पूरे देश भर का परिणाम आया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे और उसमें उत्तर प्रदेश भी एक कारण है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि जिस समय आदरणीय मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण, उनके काम के कारण अगर हमारे को 75 में से 70-72 सीटें भी मिली, 80 में से, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। 80 में से 75-73 सीटें मिली, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उस समय कुछ जो भी समीकरण थे, उस समय हमारे को इतनी सीटें नहीं मिली। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पार्टी का बहुत बड़ा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का काम, पार्टी का इतना बड़ा स्वरूप, पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीतियाँ और पार्टी की विचारधारा और पार्टी की नीतियों के साथ हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, ज़मीन के ऊपर हमारा जो काम है उसका छोटा सा रोल भी होता है जीतने में, लेकिन बड़ा रोल पार्टी का होता है। अच्छा सर, चूँकि आपका इतना लंबा सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, मैं इसी कानपुर में पढ़ा, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया। जब मैं कानपुर पढ़ने आया
और 1991 के चुनाव हो चुके थे। चूँकि थोड़ी बहुत जीके में दिलचस्पी थी, चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ता था, तो वो एक जीके के सवाल की तरह था कि साहब कानपुर नगर में 6-7 सीटें और 91 में सब की सब भाजपा जीती। छावनी से आप जीते, गोविंद नगर से बालचंद्र मिश्रा जी जीते, आर नगर से सत्यदेव पचौरी जी जीते, कल्याणपुर से प्रेमलता कटियार जी, जनरलगंज से नीरज चतुर्वेदी जी, और ऐसे पूरा साफ। फिर उसके बाद उत्तरोत्तर चुनाव में हमने देखा कि एक जैसे मैथ्स में होता है ना, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। एक महाना जी कांस्टेंट रहे, बालचंद्र मिश्रा जी भी हारे अजय कपूर से, प्रेमलता कटियार जी भी 2012 में सतीश निगम से आ गए, नीरज जी तो फिर पार्टी से चले ही गए, सलिल बिश्नोई जी आए, वो भी हार गए 17 में, अमिताभ वाजपेयी जीत गए, और ये सारे बदलते रहे, तमाम नेता आए गए। तो ये बाहर वालों को बड़ी दिलचस्पी होती है कि साहब बताया जाता है कि चुनाव तो जातीय समीकरण है। अब महाना जी का अगर जाति समीकरण वाला चुनाव हो तो महाना जी एक बूथ ना जीतें, अगर सिर्फ जाति का वोट गिरे तो क्या है वो मैजिक फिगर? ये मैं सुरेश खन्ना जी से भी पूछना चाह रहा था, आपसे भी जानना चाहता हूँ, ये कंटिन्यूटी का राज क्या है? मैं एक मूल मंत्र लेकर काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यू विल हैव टू बी लॉयल टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जिस समय आप कहीं नौकरी करते हैं या कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी पद के ऊपर बैठते हैं, तो कुछ लोग आपको इंटरव्यू करते हैं जो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ होते हैं, जो आपको अपॉइंट करते हैं। तो मेरा एक मूल मंत्र है कि यू हैव टू बी लॉयल टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी में मेरा तीन ऐसे संस्थाएं और व्यक्तित्व हैं जो मेरे अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं। पहले नंबर के ऊपर पार्टी, जैसे मैंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो आई हैव टू बी लॉयल टू द पार्टी। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में दुराग्रह से संबंधित या किसी के कारण भी कोई अगर आरोप लगाता है तो मुझे उसकी चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं मन और आत्मा से साफ हूँ, पवित्र हूँ। तो मैं पार्टी के प्रति लॉयल हूँ, एक। दूसरा, लॉयल टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में आता है हमारा कार्यकर्ता, तो मैं अपने कार्यकर्ता के प्रति लॉयल हूँ। और तीसरा, लॉयल्टी टू द पीपल दोज हु हैव इलेक्टेड यू, आपके कंस्टिट्यूएंसी के लोग। तो जब आई हैव टू बी लॉयल टू ऑल दीज 3 इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, कार्यकर्ता अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, और ऑब्वियसली जनता अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल करती है। तो मेरा उनके प्रति लॉयल्टी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए मेरे को यहाँ की जनता बार बार चुनती है। मैं जीतता नहीं हूँ, लोग मुझे जिताते हैं। चलिए, ये बात आपने जो कही दुरुस्त है, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। इसी में हम एक बात और जोड़ देते हैं जो हमें यहीं के लोगों ने, और लखनऊ और दिल्ली में जो लोग आपकी राजनीति पर नज़र रखते हैं, उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है, महाना जी कार्यकर्ताओं की बड़ी चिंता करते हैं। ये बात भी सत्य है कि महाना जी लगातार भाजपा के साथ हैं और जीत रहे हैं, और भाजपा ने भी उनको मान सम्मान दिया। और ये बात भी कही गई कि पहले छावनी और फिर अब महाराजपुर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बड़े काम दिखते हैं। उन्होंने एक चौथी चीज़ जोड़ी कि महाना जी के राजनीतिक अभ्युदय में पहले लालजी टंडन, फिर प्रमोद महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, और फिर अरुण जेटली जी, इनका भी बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से। देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को इस देश के विराट व्यक्तित्व श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्नेह और आशीर्वाद मिला। मैं अपने आप को इस बात में सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं 1991 से लगातार विधायक हूँ। मेरे को आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी के साथ, आदरणीय श्री राजनाथ जी के साथ, आदरणीय केशवनाथ त्रिपाठी जी के साथ, आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी के साथ, बहुत ऐसे जो प्रदेश के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ काम करना और उनके संरक्षण में काम करने का मुझे अवसर मिला। इसके साथ मेरे लिए और सौभाग्य की बात है कि केंद्रीय नेतृत्व में मैंने जैसे श्री अटल जी का नाम लिया, आडवाणी जी का मेरे प्रति बहुत स्नेह था, प्रमोद जी मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते थे, बहुत। मैं जो भी बात कहता था, आदरणीय प्रमोद महाजन जी उसको मतलब करते थे, मेरा निवेदन स्वीकार कर लेते थे। मैं इस बात के लिए श्रीमती सुषमा दीदी का और आदरणीय श्री अरुण जेटली जी का एक पारिवारिक स्वरूप के अंतर्गत मुझे आशीर्वाद और स्नेह मिलता था। मैं इस बात को एक बात कहना चाहता हूँ कि इन दोनों नेताओं के लिए, चाहे सुषमा दीदी के लिए हो, आदरणीय अरुण जेटली जी के लिए हो, कि मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, और मेरे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे ना मिली हो जो मैंने चाहिए हो। मैं आपको इस बात को रिपीट करूं कि मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जो चीज़ मैंने चाहिए वो उन्होंने मुझे दी है। तो जब ऐसा संबंध बन जाता है कि बिना मांगे सब कुछ मिल जाए, तो उस संबंध में एक आत्मीयता जो होती है, जो एक अपनापन होता है, जो एक रिलेशन की वार्मथ होती है, उसको मैं भाव स्वरूप में व्यक्त नहीं कर सकता।
मैं इस समय बहुत भावुक हो गया हूँ उनके नाम लेके, लेकिन उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से मेरे साथ था। कई जानकारों ने यह भी कहा कि सतीश महाना एडेप्टेबिलिटी, आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने राजनीतिक कौशल में ज़रूरी किस्म के बदलाव लाने में माहिर हैं। आप देखिए 91 में क्या राजनीति थी, तब कल्याण सिंह की सदारत हुआ करती थी, और अब की क्या राजनीति है, और वो सब जगह फिट हो गए। फिर कई लोग ये भी बोले कि ये हुनर उन्हें घुट्टी में मिला, क्योंकि आपके पिताजी राम अवतार महाना जी संघ के बड़े पदाधिकारी रहे, और संघ पे नज़र रखने वाले व्यक्ति जानते हैं कि कानपुर से पहले अटल जी और फिर अशोक सिंघल जी का, मेरे ख्याल से वो प्रचारक थे अशोक जी यहाँ पे बहुत पहले। मेरे पिताजी संघ से जुड़े हुए थे। मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से संशय हूँ। कभी लोग पूछते हैं ना कि संघ आयु क्या है, तो जितनी मेरी आयु है उतनी संघ आयु है, क्योंकि 62 वर्ष की, क्योंकि मेरे पिताजी जिस समय वेस्ट पंजाब से, जो पाकिस्तान का है क्षेत्र है, वहाँ से जिस समय 1947 में जो हिंदू वहाँ से आए वापस, तब से वो संघ के साथ जुड़े हुए थे, उसके पहले से। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरी संघ आयु जितनी मेरी आयु उतनी मेरी संघ आयु। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी बड़े प्रिंसिपल्स वाले आदमी थे और बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के आदमी थे। उनका संपर्क संघ के सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैं अपने कहूँ कि मेरा सौभाग्य है कि हमारे घर पर जितने भी परम पूजनीय सर संचालक जी रहे हैं, आदरणीय मोहन भागवत जी आज वर्तमान में है, और उसके पहले भी चाहे शेषाद्री जी रहे हों, चाहे भावराव जी रहे हों, चाहे रज्जू भैया जी रहे हों। रज्जू भैया के जिससे आज एकदम पारिवारिक स्नेह था। तो मुझे वो संस्कार मिले हैं, उनको देखा है मैंने नज़दीक से, बाल्यकाल से। जिस समय मैंने उनको देखा नज़दीक से, तो फिर मुझे, अब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जिसमें रज्जू भैया जी की तबीयत ख़राब थी, उनको पार्किंसन था, वो पूना में थे, तो मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब थी। उन्होंने मुझे एक दिन बुला के कहा कि ऐसा करो सतीश, तुम जाओ रज्जू भैया से उनकी तबीयत पूछ कर आओ, उनको बोलो कि मैंने भेजा। मैंने कहा पिताजी फ़ोन से बात करी। उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने कहा वो करो। तो स्पेशली मुझे उन्होंने श्री रज्जू भैया जी का स्वास्थ्य पता लगाने के लिए पूना भेजा। तो वो जो आदरणीय ठेंगड़ी जी के साथ मेरे पिताजी के बहुत अच्छे संबंध थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध। तो वो जो एक विरासत में मुझे बाल्यकाल से मैंने देखा, मैंने बहुत सीखने को मिला। मेरे को याद है आज तक कि मेरे भाई की शादी थी 93 में, तो हमने कार्ड छपवाया था। तो वो कार्ड उस समय खादी का रेशम वाला कार्ड नया आया था। तो मैं कार्ड रज्जू भैया जी के पास देने गया, तो रज्जू भैया ने पूछा ये कार्ड कितने का है। तो मैंने रज्जू भैया को बताया, रज्जू भैया 30-35 रुपये का कार्ड होगा। उस समय 93 में 30-35 रुपये बहुत। कितने छपवाए हैं? तो मैंने कहा रज्जू भैया 5000 कार्ड छपवाए हैं। तो उन्होंने कहा 15-16 हज़ार रुपये ये हो, नहीं सॉरी 1.5 लाख रुपया हो गया ये। 1.5 लाख। उनका ये काम, ये पैसा किसी और में भी लग सकता था। उन्होंने बहुत प्यार से कहा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने बेटे की शादी जब 2005 में करी, उससे 22 साल बाद, तो मैंने 15 रुपये का कार्ड छपवाया था। तो वो जो सीखा है एक एक कदम के ऊपर, एक एक क्षण में, प्रयास करता हूँ कि उसको अगर जीवन में उतार सकूँ तो सही रास्ते के ऊपर चलता रहूँ। संघ के इन्हीं संबंधों के चलते आपको पहली मर्तबा 1991 में महज 31 साल की उम्र में टिकट मिला। उस समय क्या दायित्व था पार्टी का आपके पास? आप युवा मोर्चा में थे या मंडल अध्यक्ष थे? नहीं, मैं उस समय युवा मोर्चे में नहीं था, क्योंकि मैं सीधा बीजेपी के क्षेत्र में काम मैंने बहुत कम किया था। उस समय मंडल अध्यक्ष ढूंढना पड़ता था। तो मेरे को याद है कि आदरणीय DC वाजपेयी जी थे, देवी चरण जी वाजपेयी, और हमारे राम गोपाल जी, ये मेरे पास आए कि आपको मंडल अध्यक्ष बनना है। तो मैंने कहा मुझे मंडल अध्यक्ष क्यों बनना है? उन्होंने कहा नहीं, ये बनना है आपको। तो मैंने कहा बनना है तो आप बना दीजिए। मेरे ऑफिस में आया और वो मेरे से फॉर्म भरवा के ले गए। लेकिन उसके पहले मेरे पास जो दायित्व था वो बजरंग दल के संयोजक के नाते से मैंने काम किया था। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का जो पहला आंदोलन आज़ादी के बाद शुरू हुआ, 1983-84 में शुरू हुआ, 84 में, जिसमें एकात्मता यात्रा निकली थी। हमारा पहला नारा था हर हर बम बम, ताला तोड़ के लेंगे दम। तो उस समय हमारी 24 साल उम्र थी। ये विश्व हिंदू परिषद की जो एकात्मता यात्रा निकली थी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जिसमें इंदिरा गांधी जी आई जी थी। की डेथ हुई थी जिस समय। उसके पहले इंदिरा जी आई थी उस कार्यक्रम में। उसके पहले इंदिरा जी उस कार्यक्रम में, उसके पहले ये हमारा आंदोलन चला था, जो सारी नदियों का जल लेके एक रथ के अंतर्गत चला था।
ये आज़ादी के बाद पहला आंदोलन, तो मैं तब से बजरंग दल का संयोजक के नाते से जुड़ा था। श्री विनय कटियार जी के साथ तब वो राष्ट्रीय संयोजक थे। और उसके बाद राष्ट्रीय संयोजक हुए। अच्छा। उसके पहले हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, उसके बाद राष्ट्रीय संयोजक हुए। यहाँ पर हरि दीक्षित जी हुआ करते थे, प्रकाश शर्मा जी थे, अवध बिहारी थे। ये एक पूरी टीम थी हम लोगों की जो बजरंग दल में काम करती थी। तो बजरंग दल में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति याग आंदोलन में मेरा पार्टिसिपेशन जो था, उसने संघ के अधिकारियों को ये संदेश दिया है। उन्होंने जो कुछ भी सोचा, जो मेरे पास पहला, मैं अगर इस बात को कहूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में मुझे टिकट देने का काम और मुझे राजनीतिक क्षेत्र में लाने का काम, अगर मैं दो व्यक्तियों को, बहुत सारे लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिला, लेकिन अगर मैं दो व्यक्तियों का नाम ले सकता हूँ तो वो श्री बालजी त्रिपाठी, जो उस समय यहाँ संघ के पदाधिकारी थे मेरे ख्याल से। हाँ, हम यहाँ पर सह प्रांत प्रचारक थे उस समय। यहाँ पर सह प्रांत प्रचारक थे और माननीय राम आशीष जी वो विभाग के प्रचारक थे। तो माननीय बालजी और माननीय राम आशीष जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मुझे क्यों चुनाव लड़ना है, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत एक्टिव भी नहीं हूँ। और उस समय टिकट श्री रेवती रमन रस्तोगी जी को मिली थी, उनकी टिकट अनाउंस हो गई थी 91 की, 91 में। तो फिर 89 में तो मेरे ख्याल से वो दीक्षित जी चुनाव, हरि दीक्षित लड़े, 17,000 वोट पाए थे। हरि दीक्षित जी 16,332 वोट मिले थे उनको। 16,332 वोट मिले थे उस समय। मैं इस क्षेत्र पे काम हूँ हरि दीक्षित, क्योंकि मेरा हरि दीक्षित जी के साथ बजरंग दल के नाते से एक संबंध था। तो उस नाते से मैंने बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन उस समय 89 के इलेक्शन में किया था। तो 91 का चुनाव अगर मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भेजने की जिम्मेवारी हुई थी, तो माननीय प्रताप नारायण जी मिश्र उस समय प्रांत प्रचारक थे। यहाँ से लेकर अयोध्या तक ये पूरा एक प्रांत होता था। वो जो दैनिक जागरण में कॉलम लिखते थे प्रताप नारायण, प्रताप जी वो नहीं, अच्छा, हमारे प्रांत प्रचारक थे प्रताप, वो थे। तो रस्तोगी जी का टिकट क्यों कट गया अनाउंस हो गया? मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कहा मैं उस समय उस टिकट की होड़ में भी नहीं था, टिकट मांगने वालों में से भी नहीं था। तो मांगने वालों में से नहीं था तो कटवाने वालों में से तो मतलब मेरी हैसियत भी नहीं थी, मैं छोटा सा कार्यकर्ता। तो रेवती जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे वो, उनका बहुत आदर था, सम्मान था। संघ ने या पार्टी ने जो भी निर्णय किया हो, उस निर्णय के आधार के ऊपर उन्होंने मुझे टिकट दी। मैंने कहा ना, मेरे को टेलीफोन आया, मैं बहुत एक अच्छी आपको बात बताऊं कि जिस दिन पहले जब सिंबल जमा होता था तो नाम वापसी के आखिरी दिन जमा होता था। अब तो नॉमिनेशन के साथ जमा होता है, नॉमिनेशन वाली डेट तक जमा होता है, नहीं तो अगले दिन आपका निरस्त होता है। पहले नाम वापसी के आखिरी दिन होता है। तो मेरे पास जब संघ कार्यालय से फ़ोन आया कि आपको जाके नॉमिनेशन करना है, तो मैंने कहा अरे मेरे को क्यों नॉमिनेशन करना है? तो उनका जो कहा जा रहा है करिए। तो मैं और मेरा भाई, मैंने वोटर लिस्ट मंगाई उसी समय, मैं वो था प्रत्याशी था, मेरा भाई प्रस्तावक था और मेरा ड्राइवर, हम 3 लोगों ने जाके वहाँ पर 2,500 रुपये, मुझे याद है 2,500 रुपये जमा कराए, जमानत होती थी, नॉमिनेशन फीस। तो हम 3 लोगों ने नॉमिनेशन करा के हम आ गए। उसके बाद भी मैं अपने काम पर लग गया, अपने बिजनेस में। उसके बाद भी मैं कहीं गया नहीं कि मुझे टिकट मिलनी। मैंने सोचा कहा है नॉमिनेशन करने के लिए, कर दो। तो नॉमिनेशन की डेट ख़त्म हो गई, स्कूटनिंग की डेट ख़त्म हो गई। अब नाम वापसी का आखिरी दिन होता है जिस दिन सिंबल अलॉट होते हैं। तो रात को मेरे पास फ़ोन आया कि आपको टिकट होगी तो आप जाके अपना सिंबल लखनऊ से ले आइए। तो मैंने कहा अच्छा। तो शाम को फ़ोन आया, मैंने कब जानूँ? का रात को चले जाइए। तो मैं अपनी पत्नी और बच्चे मेरे छोटे थे, तो उनको स्कूटर पे बिठा के मैं ओरिजिनल शब में खाना खाने गया। टिकट, मेरे को ये मैसेज आने के बाद कि आपको टिकट मिलनी है, तो मैंने कहा चलो खाना खिलाने, कल से इलेक्शन में बिजी हो जाऊँगा। तो मेरे कुछ मित्र मिले वहाँ पर, उन्होंने कहा चुनाव कौन लड़ रहा है? मैंने कहा मैं लड़ रहा हूँ। तो मेरी हंसी करने लगे, जैसे ना चिकाई करते हैं किसी के कानपुर की भाषा में। तो मैंने कहा मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा अरे ये चुनाव लड़ेगा, बताओ। तो मैं उनको खाना वाना खिला के बच्चों को घर छोड़ के फिर मैं यहाँ से लखनऊ गया और अगले दिन सवेरे मैं सिंबल लेकर आया। अगले दिन सवेरे माननीय अशोक जी सिंघल घर पर आया, उनका आशीर्वाद मिला और तब मैंने जाकर सिंबल दाखिल किया। और सिंबल दाखिल करने के बाद जब मैं हुलागंज क्षेत्र में घूमने के लिए निकला तो वहाँ पर हमारे एक पार्षद हुआ करते थे। मैं उनके घर के नीचे गया, मैंने उनका आवाज़ दी, उनका वो नहीं है। तो मैं सड़क पर निकला तो लोग मुझे पहचानते नहीं थे। तो एक माननीय अमरनाथ जी द्विवेदी और बदलू प्रसाद गुप्ता, ये भी बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, ये बजरंग दल के नाते से मुझे जानते हैं। उन्होंने कहा आप महाराज जी के लड़के, आपको टिकट मिली है? मैंने कहा। तो उन्होंने कहा आप गाड़ी पे क्या कर रहे हैं, उतरिए नीचे, चलिए हमारे साथ जनसंपर्क में। तो वो उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा और हमारे हर एक कदम के साथ जन सैलाब जुड़ता हुआ चला गया और वो एक इतना बड़ा चुनाव हुआ कि उसमें मैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के छोटे से कार्यकर्ता के नाते से जो मेरी पहचान बनी थी, आज उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कई लोगों ने ये भी बताया
मंत्री जी कि 91 के चुनाव में कुछ सीटों से लोग लड़ने को राजी नहीं थे। खुद संगठन को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तगड़ी लहर है कि सारी की सारी सीटें और अकेले दम बहुमत, और छावनी की सीट भी उसी सीट में गिनी जा रही थी। सत्य है? छावनी की सीट उसके पहले कभी जीती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी या जंग संघ ने पहले कभी नहीं। जनता पार्टी में संयुक्त रूप से ये सीट जनता दल के हिस्से में गई थी, तो वो सीट जीती थी। वो भी जनसंघ के हिस्से में नहीं थी। उसमें श्री बाबूराम जी शुक्ल यहाँ से विधायक हुए 1977 में। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत, जनसंघ के बहुत वरिष्ठ नेता थे। हाँ, जनता पार्टी 77 में एक से छावनी की सीट है जनता पार्टी की उसमें गई थी। उसके अलावा छावनी विधानसभा क्षेत्र ये मानी जाती थी कि ये तो कभी जीत ही नहीं सकती, और जो आदमी एक बार जीत जाता कभी दोबारा नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके पहले जितने चुनाव हुए थे, 10 चुनाव हुए थे, वो कोई ना कोई एक बार आदमी जीता था, दोबारा दूसरा कैंडिडेट आता था। ये भी यहाँ के लिए मशहूर था कि एक बार छावनी से कोई जीत जाएगा, दोबारा नहीं जीतेगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता होते थे नवल बेरीवाल, उन्होंने कहा ये 5 बार जीतेगा। तो बाई चांस मैं छावनी से 5 बार जीता, और उसके बाद परिसीमन हो गया और मैं महाराजपुर से विधायक बना। लोगों ने यही कहा कि सतीश महाना का मिथक न टूटे, इसलिए जब परिसीमन बदला और उन्हें समझ में आ गया कि अब छावनी सीट जीतना मुश्किल है, तो वो महाराजपुर की सीट में चले गए, जो उन्हें सेफ लगी। बड़े नेता थे, दिल्ली तक पहुंच थी, लखनऊ सधा हुआ था, और इसलिए उनको अपनी सीट, क्योंकि छावनी सीट तो अभी भी है परिसीमन के बाद भी, तो उन्हें सीट बदलने में सहूलियत रही ताकि उनका रिकॉर्ड मेंटेन रहे। देखिए, मैंने आपको भी बताया कि मेरी छावनी विधानसभा क्षेत्र 3 हिस्सों में चली गई। अगर नाम से ही जीता जाता तो जनरलगंज सीट गायब होगी। तो जनरलगंज से श्री सलिल विश्नोई जी विधायक थे कि क्या उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी? आर नगर में से मिली। अगर ये कहा जाए कि सीट का नाम खत्म हो गया तो उसके व्यक्ति से उसका चुनाव खत्म हो जाए। किदवई नगर सीट एक नई बनकर आ गई, महाराजपुर एक नई कंस्टिट्यूंसी आ गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरी विधानसभा 3 मंडल, संगठन के नाते से 3 मंडल है, 3 मंडल 3 विधानसभाओं में। तो 3 मंडल 3 विधानसभाओं में तो मेरे पास तो आर नगर विधानसभा जो आज वर्तमान में है वो भी मेरी विधानसभा थी, और छावनी विधानसभा वो भी मेरी विधानसभा थी, और महाराजपुर जैसे मैंने आपको बताया। इसीलिए मैंने इस शुरू में ये स्पष्ट किया कि मैं छावनी विधानसभा क्षेत्र के महाराजपुर के उस हिस्से से जहाँ पर मेरा घर है, जहाँ पर मेरा वार्ड है, मैं उसी से लड़ रहा हूँ। मैंने कोई विधानसभा बदली नहीं। अगर आपको कहीं कहा जाए आपकी विधानसभा 3 हिस्सों में चली जाती, अगर छावनी नाम समाप्त हो जाता तो क्या मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? तो मैं आज, जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई विधानसभा नहीं बदली, और वो भी मेरी स्ट्रेटजी थी कि वो मैंने पार्टी को, मेरी पार्टी ने मुझसे पूछा कि आप बताओ कि कैसे जीती जा सकती है विधानसभा, छावनी विधानसभा और आर नगर विधानसभा और महाराजपुर विधानसभा। तो मैंने उनको तीनों बातें बताई, और तीनों बातों में जो बात मैंने बताई थी, मेरी पार्टी ने कृपापूर्वक मेरे सुझाव को माना, और हम उस समय तीनों सीटें जीते थे। एक सीट बार बार हार जाते थे, और जितनी दफ़ा बीजेपी वो सीट हारती थी उतनी दफ़ा आपका जिक्र आता था। पहले वो गोविंद नगर सीट थी, अब मेरे ख्याल से किदवई नगर गोविंद नगर चूंकि 2 बन गई हैं। कांग्रेस के नेता हैं अजय कपूर, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, आपके करीबी रिश्तेदार हैं। क्या सिर्फ इस वजह से आपके आलोचक इल्ज़ाम लगाते हैं कि महाना जी अजय कपूर की मदद करते हैं? महाना जी चाह रहे थे कि 2017 के चुनाव से पहले अजय कपूर भाजपा में आ जाएं, लेकिन संघ ने वीटो कर दिया, क्योंकि अजय कपूर के कांग्रेस विधायक रहते हुए भाजपा के उस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ था। ये आपकी और अजय कपूर की पारिवारिक रिश्तेदारी को कई लोग राजनीतिक जुगलबंदी और उसकी अलग अलग ढंग से व्याख्याएं करते हैं, तो हमने सोचा महाना जी से ही पूछ लें उनके हिस्से का सत्य क्या है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जुगलबंदी करना और आपस में ये तय करना, ये बहुत सारे लोगों का काम है। बहुत सारे लोग खाली बैठे, कम से कम कुछ न कुछ तो काम मिलना ही चाहिए उन लोगों को। मैंने बताया कि मैं पार्टी के तरीके से पूरी निष्ठा के साथ काम करता हूँ। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं जो सीट गोविंद नगर थी, फिर बाद में किदवई नगर हुई, ठीक है। अजय कपूर तो मेरे पहले भी रिश्तेदार थे 1991 में जब वो बालचंद्र मिश्रा से हारे, और अजय कपूर मेरे तब भी रिश्तेदार थे जिस समय वो श्री महेश त्रिवेदी से हारे। ऐसा तो नहीं कि तब रिश्तेदारी खत्म हो गई थी। और मैं अगर इतना बड़ा नेता हूँ, जिस समय अजय कपूर पहली बार चुनाव जीते तो उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनके फेवर में आए थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए थे।
तो मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता जो स्वयं चुनाव लड़ रहा हो, वो अगर धीरे से बोल दे कि अब की बार इनको नहीं और इनको, और वो 54,000 से जीत जाए, तो मेरे से बड़ा नेता कौन? तो मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं धीरे से किसी को कह दूँ तो ऐसे पड़ जाए। अगर इतना ही होता तो मैं 2009 का चुनाव ना जीत गया होता। राजनीतिक बात कहाँ से हवा मिलती है इस तरह की राजनीतिक अफवाहों को? अब कहीं ना कहीं से मैंने बोला ना कुछ खाली है, कुछ लोगों का काम ही है, तो उनको काम करना अपना करते चले। मैंने कहा कि या 2017 में मेरी रिश्तेदारी खत्म तो नहीं हो गई थी और मेरा कोई कद भी नहीं कम हो गया था। लोगों ने कहा कि तगड़ा कैंडिडेट आ गया था, महेश त्रिवेदी भी उतने ही जबर थे, बूथ पे बराबरी से लड़ने वाले, दबंगई वाले, कानपुर देहात के तेवरों वाले। हो सकता है कुछ लोग ऐसा जानते हो। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, चाहे वो किसी के नाम के स्वरूप के अंतर्गत आया, वो बीजेपी का कैंडिडेट है। और देखिए, मैं इस बात को मैंने कहा ना कि मैं किसी को कोई सफाई इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरा मन पवित्र है और पवित्रता के साथ मैं काम करता हूँ, मजबूती के साथ मैं काम करता हूँ। अजय कपूर भाजपा में शामिल होने वाले थे? अजय कपूर से मेरी रिश्तेदारी निश्चित रूप से थी और है। वो तो उस दिन से थे जिस दिन से वो पैदा हुआ। ऐसा नहीं है कि उसके बाद मेरी रिश्तेदारी, जिस दिन से वो पैदा उस दिन से मेरे रिश्तेदार थे। तो वो रिश्तेदारी एक पक्ष है। अगर रिश्तेदारी थी तो बहुत सारे ऐसे बड़े नाम जो कल भी थे और आज भी हैं, जो माता जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजमाता सिंधिया जैसी विराट व्यक्तित्व की पवित्र नेता हमारे संरक्षक में थी, उनके बेटे नहीं थे। वो नहीं कहा जा सकता। आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नज़दीक के रिश्तेदार किसी अन्य राजनीतिक दलों के होंगे, लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठा और पार्टी के प्रति सेवा के ऊपर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। उनके भाजपा में शामिल होने की जो बात चल रही थी 2017 में, कहते हैं कि जेटली जी ने फाइनल कर दिया था लेकिन यहाँ से वीटो हो गया। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। जिनको ये जानकारी होगी वो इसके बारे में अच्छा बता सकते हैं। पर आपका अपना मंत्री जी डिफेंस मैकेनिज्म क्या रहता है? क्योंकि ये तो एक शाश्वत सवाल है जो आपके करियर के साथ साथ चल रहा होगा कि कितना भी काम कर लो कुछ, लेकिन आखिरी में आदमी यही कह देगा, अरे साहब वो तो अजय कपूर के रिश्तेदार हैं। आपकी डिफेंस मैकेनिज्म मैं समझना चाहता हूँ कि इस लगातार चलते आरोप के बीच। कोई किसी को सफाई नहीं देता, मैं अपना काम करता हूँ। मैं जैसे कहता हूँ, जैसे जो लोग इस बात को कहते हैं कि वो 5 लोग आज तक तो मुझे मिले नहीं कि जो 5 लोग ये कह देंगे कि इन्होंने मुझे कहा था कि ये ऐसा नहीं ऐसा करो। वो 5 लोग आज तक मुझे नहीं मिले कभी। एक कानपुर की राजनीति से जुड़ा आखिरी सवाल, और फिर आपके मंत्रालय में चूंकि बहुत सवाल हैं उन पर आएंगे। आपके मंत्रालय से जुड़े सवाल हैं, आपकी सरकार से जुड़े सवाल हैं, अच्छे भी परफॉर्मेंस और जो बुरी घटनाएं हुई उनसे जुड़े भी सवाल हैं। एक बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि साहब एक पुल बनना था, सीओडी का पुल। श्री प्रकाश जायसवाल सांसद हुए, मंत्री हुए, तो साहब पुल का शिलान्यास हो गया, पुल कंप्लीट हो गया, और फिर पुल का फीता काटने की होड़। कभी सत्यदेव पचौरी सांसद फीता काट रहे हैं, कभी सतीश महाना मंत्री फीता काट रहे हैं। जब सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब एकता है, संगठन ही सर्वोपरि है, सब कुछ है, एक जिला, एक शहर, पुराना साथ, और इतना भी समन्वय नहीं। दोनों लोगों के समर्थक चौराहों पे बयानबाजी दे रहे हैं, खुसुर पुसुर बात हो रही है, अखबारों में छप रहा है। मैंने कोई फीता नहीं काटा। ये किसी ने आपको गलत बताया कि मैंने कोई फीता काटा। आप वहां पहुंचे थे उद्घाटन? नहीं, ये सीओडी पुल 2009 से बन रहा था जी, और 2009 से जिस समय ये बनना शुरू हुआ तब से इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। मैंने 2012 से सीओडी पुल के लिए संघर्ष करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, ठीक है। और 2012 से मैं उसके पीछे लगा रहा, तब भी वो नहीं बना। उसके ऊपर कोई ना कोई टेक्निकली या जो भी उसमें अपेक्षाएँ थी वो नहीं हुई। फिर भी मैं उसके पीछे लगा रहा। उसके पीछे लगा रहने के बाद भी वो पुल नहीं बना। 2014 के बाद 2017 में हमारे प्रदेश में सरकार बन गई और 2014 में केंद्र की सरकार बन गई। तो मेरे लिए ये जिम्मेवारी थी कि मैं कानपुर महानगर का एक काम, बड़ा काम जो मैं विगत कई वर्षों से कर रहा था, उसको पूरा करवाऊँ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पुल किसी विधानसभा का या किसी उसका नहीं होता। अगर उसके ऊपर देखा जाए तो इस तरफ मेरी पूरी विधानसभा है, पूरा इधर पूरा शहर रहता है। तो जो सीओडी का पुल बने ये मेरे लिए प्राथमिकता है, क्योंकि मेरी विधानसभा के लोग वहीं से तो जाएंगे। और दूसरी बात है, मैं सिर्फ विधानसभा तक सीमित होकर काम नहीं कर सकता आप कानपुर में।
अगर कानपुर में कोई बिजली नहीं आती तो अगर मेरे पास कोई आए कहे कि भैया हमारे यहाँ कानपुर में स्वरूप नगर में, आर नगर में, माल रोड पर बिजली नहीं आई, तो मैं क्या उनको कहूँगा कि मेरे से मतलब नहीं है? ना, नहीं कह सकता। मेरे को कानपुर की जनता ने बहुत प्यार दिया है। छावनी विधानसभा जहाँ से मैं रहता था आज 3 विधानसभाओं में है। तो इसीलिए ये बात कहना कि मेरा उसके ऊपर कुछ नहीं करने से गलत है। 2017 के बाद जिस समय मैंने सख्ती करी और 2018 में मैंने पुल की एक लाइन चला दी, उस समय आदरणीय श्री सतदेव पचौरी जी सांसद नहीं थे, वो उससे सांसद नहीं थे उस समय, मैं मिनिस्टर था और मैंने 2018 में पुल की एक लाइन चलाई। जो लोग घंटों तक सीओडी पुल के ऊपर फंसे रहते थे वो 2018 को मैंने सख्ती के साथ टाइम देके उसकी मॉनिटरिंग करके 2018 में उसको चलाई। आदरणीय पचौरी जी तो सांसद 2019 में बने। तो मेरा उनका किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ना मैंने कभी वहाँ पर फीता काटा है, ना मैंने वहाँ पर कोई पत्थर लगाया है। फिर ये 19 के बाद कैसे होने लगा कि सांसद जी भी पहुँच रहे हैं, मंत्री जी भी पहुँच नहीं, मैं कभी नहीं पहुँचा, मैं कभी भी नहीं पहुँचा। मैंने ये कहा कि भाई ये काम है, ये चालू होना चाहिए, तो पत्थर कोई भी लगाए, कोई भी आके करे। तो उन्होंने अपना पत्थर लगाना चाहिए, उनका स्वागत है, वो सांसद हैं, अपना पत्थर लगा सकते हैं, होर्डिंग लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, 2-3 पत्थर इधर भी लगा सकते हैं, उधर भी लगा सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन उसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। उनका आदर है, सम्मान है, उन्होंने ये पुल बनवाया, उनको बधाई, 2-4 और बनवाए, मैं उनका साथ दूंगा। महाना जी, शास्त्रों में इसे व्यंग्य के साथ राजनीतिक साथी की तारीफ करना कहा गया है। बहरहाल मैं पूरा आदर सम्मान करता जी, प्रदेश की बात करते हैं। हम लोग एक पत्रकार के तौर पे, राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर देखते हैं, अलग अलग सरकारें आती हैं, इन्वेस्टर समिट होते हैं, और जो एमओयू साइन होते हैं अगर वो चरितार्थ हो जाएं हूबहू, तो ये बिल्कुल वैसी ही कपोल कल्पना लगती है जैसी ये कि किसी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ लो और लगे कि अगर 5 साल में ये सब कुछ हो जाए तो राम राज्य तो आ ही जाएगा। इतनी सुंदर बातें लिखी होती हैं, लेकिन तमाम सरकारों के तमाम कार्यकाल बीत जाते हैं, उस एमओयू में कभी 5%, कभी 8%, कभी 10%, कभी 15%, 20%। आपकी सरकार में भी खूब एमओयू साइन हुए हैं। आप प्रदेश की जनता को बताएंगे कि उसमें से कितने कन्वर्ट हुए हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट में? 43% कन्वर्ट हुए एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में। देखिए, एमओयू से वो पहले साइन होते थे वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए होते थे। लोग एमओयू साइन करने के लिए इन्वेस्टर सबमिट करते हैं। इन्वेस्टर सबमिट मैं नहीं कहूँगा क्योंकि किसी ने कोई इन्वेस्टर सबमिट नहीं करी। जितनी बड़ी ये पिछले 15-20 साल से की मैं बात करूँ, जब से ये आदरणीय मायावती जी और आदरणीय मुलायम सिंह जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार में, मैं तब से बात करना चाहता हूँ, उसके पहले जी नहीं जाना चाहता, पिछले 20 वर्षों की बात करना चाहता हूँ। इन्होंने 3 इन्वेस्टर समिट के नाम से 3 रोड शोज़ किए थे। एक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में किया था, एक दिल्ली के ताज होटल में किया था, और एक आगरा के जेपीस में किया था। हमने इससे बड़े बड़े रोड शोज़ किए। हम लोगों ने, जिस समय हमारी सरकार बनी तब उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री के नाते से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की चर्चा नहीं होती थी। जिस समय मुझे ये विभाग पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो मेरे बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो लखनऊ से हैं, लखनऊ से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विधानसभा को और सचिवालय को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके साथ नज़दीक के साथ जुड़े, इसलिए मैंने लखनऊ से कहा। क्योंकि बाकी सभी पत्रकार विद्वान हैं, अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन लखनऊ के पत्रकार जो सचिवालय देखते हैं वो मेरे मित्र हैं, क्योंकि कई सालों से मैं भी विधानसभा में। उन्होंने मुझे कहा कि महाराज जी, आपसे पार्टी नाराज़ है क्या? मैंने कहा क्यों? उनका ये भी कोई विभाग है जो आपको दिया गया? मेरे क्षेत्र की जनता PWD देते, ऊर्जा देते, नगर विकास देते, सिंचाई देते, वो बहुत सारे बड़े विभाग है वो देते, शिक्षा देते, ये भी कोई विभाग है जो आपको दिया गया? मेरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मेरे स्वागत के लिए, जब पहली बार मंत्री बना 1917 में, इन्होंने कहा कि आप आओ, आपका स्वागत करेंगे, आपका फुल पेज एडवर्टाइजमेंट भी देंगे। ऐसा उनका भाव था कार्यकर्ताओं। तो मैं आज, स्वागत तो मेरा खूब हुआ, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार तुम लोग कह रहे थे एडवर्टाइजमेंट देंगे, जरा देखें क्या लिखा है। उन्होंने कहा नहीं सर, हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? उनका ये भी कोई विभाग है जिसका एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है? तो जनता के बीच में भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चर्चा में नहीं रहता था, मीडिया में भी चर्चा में नहीं रहता था। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, विधानसभा में भी चर्चा में नहीं रहता था, क्योंकि कुछ होगा तब उसकी आलोचना भी होगी और पक्ष विपक्ष दोनों बातें आएंगी। विधानसभा में अगर कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में बोलता था तो मैं बोलता था। तो मैं अब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूँ, मेरे अधिकारी अब आके बताते हैं कि साहब पहले कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता तो हम लोग समझते थे कि महाना साहब ने लगाया होगा।
अच्छा। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बीच में और इंडस्ट्रीज के बीच में डिस्कनेक्ट सा था। वो डिस्कनेक्ट इसलिए था क्योंकि जनता को विश्वास नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। सबसे पहला फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए तैयार भी है कि नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लॉ एंड ऑर्डर की आवश्यकता थी, जो माननीय योगी जी के कड़े नेतृत्व के कारण संभव हो सका। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी, जिसकी पहले चर्चा नहीं होती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वर्क कल्चर की ज़रूरत होती थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपी, सीडा इत्यादि विभागों में जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ आदमी भर्ती हो जाता था, 40 साल में वही नौकरी करके वहीं रिटायर हो जाया करता था। कुछ व्यक्ति इंस्टीट्यूशन से बड़े नज़र आते थे। उन सबको समाप्त करके एक वर्क कल्चर, एक मैसेज देने की आवश्यकता थी कि उत्तर प्रदेश भी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहता है। हमने रोड शोज किए, मैं बेंगलुरु गया, हैदराबाद गया, चेन्नई गया, मुंबई गया, सूरत गया, अहमदाबाद गया, दिल्ली गया, कलकत्ता गया। मैंने सारी जगह रोड शोज किए, मैं खुद गया सब जगह। कैसा रिस्पांस था, क्योंकि उनके पहले के भी कुछ अनुभव रहे होंगे यूपी को लेके। उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि यूपी वाले लोग भी यहाँ आ सकते हैं क्या। मैं वहाँ पे बेंगलोर गया तो वहाँ पे किरण मौजूमदार शाह से मैंने उनसे बातचीत करी, तो मैंने कहा कि मैम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इफ यू कैन प्लीज़ कम एंड जॉइन अवर दिस मीटिंग। तो उसने कहा आई वुड डेफिनेटली लव बट आई एम नॉट वेल। तो वो जहाँ पर द प्लेस वेयर वी स्टेड और जहाँ उनका घर था, ये लगभग 2.5 किलोमीटर के 2.5 घंटे का रास्ता था। तो मैं मैम इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव ए कप ऑफ टी विद यू आफ्टर द मीटिंग। उन्होंने कहा यू आर फार अवे। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आई कम टू यू पर्सनली। तो मैं उनके पास गया, उनके पास वहाँ पर शी वॉज सरप्राइज। उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज को बेंगलोर से उत्तर प्रदेश में ले जाने के लिए भी आ सकता है क्या, सोच भी सकता है क्या। यही बात हैदराबाद में हुई, ये बात हैदराबाद में। स्वाभाविक रूप से गुजरात में ऐसा होना ही था, क्योंकि गुजरात में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। मैं वहाँ गुजरात में गया तो वहाँ पर एक इंडस्ट्री से मुझे कहा कि मेरी बीवी मना करती है यूपी में मत जाना। तो मैंने कहा अब आप आओ। तो अब आप आते, तो उसके बाद एक दिन आके मुझे उन्होंने कहा 2 साल बाद, उन्होंने कहा कि अब मेरी पत्नी कहती है कि अब जा सकते हो यूपी। मैं मुंबई के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ के साथ मिला। आई विल नॉट नेम देम, क्योंकि मैं किसी इंडस्ट्रीज़ को किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरे को उस इंडस्ट्री ने कहा कि हमने सौगंध खाई थी कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं जाएंगे, लेकिन आप मुझसे 4 बार मिले हो, अब हम इन्वेस्टमेंट जरूर उत्तर प्रदेश में करेंगे। सौगंध दिखाई थी क्योंकि पिछला अनुभव बड़ा खराब रहा था। स्वाभाविक रूप से वही एक कारण था। इतना हिंट ड्रॉप कर देनी चाहिए ना दर्शक के लिए कि वो फिगर आउट कर ले कौन सा इंडस्ट्री। देखिए जिन लोगों के मॉल तोड़ दिए गए, जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, अब इतना ही कह सकता हूँ ना, जो लोग आए थे उनके बड़े बड़े मॉल तोड़ दिए गए, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। तो ये हाल था यूपी का। पहले सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि एक विश्वास पैदा कर सके हम इंडस्ट्रीज के बीच में, कि आपको विश्वास होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश में आओगे तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपका दोनों हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार है। मेरे को याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 21 और 22 फरवरी 2018 को जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में आए थे, तो उनकी उपस्थिति में इसलिए अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि उनकी उपस्थिति में कोई भी कही हुई बात का बहुत महत्व होता है और उसको पूरा करने की एक ललक होती है, इच्छा शक्ति होती है कि कैसे उसको पूरा किया जा सकता है। तो पहले इन्वेस्टर समिट में मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ, हम उनके साथ समन्वय करेंगे, विल कोऑर्डिनेट विद द इंडस्ट्रियलिस्ट, हम उनका सहयोग करेंगे, हम उनका संरक्षण करेंगे, हम उनकी सुरक्षा देंगे, हम उनको संसाधन देंगे और हम उनकी समृद्धि के साथ उनके साथ खड़े होंगे। मंत्री जी, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। किसी भी कारोबार को जमने जमाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और योगी सरकार बार बार इस चीज़ पे जोर भी देती है। मैं आपसे शस्त्र पूजा के 2 रोज़ बाद मुखातिब हूँ, कानपुर में मुखातिब हूँ। इसी कानपुर का एक कारोबारी गोरखपुर गया और इल्ज़ाम है कि पुलिस वालों ने पीट पीट के मार डाला। मैं आपसे मुखातिब हूँ और अभी अखबारों से सुर्खियाँ हटी नहीं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक मंत्री के बेटे ने कथित तौर पर किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी। तो जिस लॉ एंड ऑर्डर को करेंसी बताया जा रहा है, वो अचानक से
उस दावे में दरारें दिखने लगी हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था पूरी तरीके से समाप्त हुआ है। इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो दुखद होती हैं और कहीं ना कहीं उसकी छवि के ऊपर दाग लगता है। लेकिन जिन पुलिस वालों ने ये दुस्साहस किया था, उन पुलिस वालों को गिरफ्तार करके जेल की सलीखों के पीछे डालने का काम भी हमारी सरकार ने किया। और उसके पहले उन्हीं पुलिस वालों के मुखिया बैठ के क्लिप सामने आई है, समझा रहे थे कि क्यों मुकदमे कर रहे हैं। नहीं, जो कर रहे थे उनको सजा मिली। देखिए, उस सिस्टम के अंतर्गत, जिस समय उस सिस्टम के अंतर्गत हम काम करते हैं, आज जो हमारा नेतृत्व है, विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जितनी सख्ती के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी देखते हैं, मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई पाप करता है तो उसको सजा मजबूती के साथ मिलती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी मंत्री जी, तब जाके आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप 302 के सब मुजरिमों से ऐसे ही पेश आते हैं। आप गोरखपुर की बात कर रहे हैं, मैंने गोरखपुर के बारे में बताया, और उस मामले में भी लखीमपुर खीरी के मामले में भी मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही कहा कि हम किसी को भी बचाने का काम नहीं करेंगे, जो भी उसमें दोषी होगा उसमें कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कभी भी नहीं कहा हम किसी को बचाने का काम करते हैं। जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर इसके पास पूरी चीज़ के पीछे जाया जाए तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उत्तर खड़े होते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे देश का कोई भी किसान अगर अपनी मांग को लेकर उसके ऊपर इस प्रकार की घटना होती है तो इससे खराब बात कोई नहीं हो सकती। ये दुखद है। लेकिन उसके साथ 4 लोग अन्य भी मारे गए हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीट के मारा गया। उसकी चर्चा भी कोई भी नहीं करता। उनकी चर्चा भी होनी चाहिए। वो भी नहीं होना चाहिए था और वो भी नहीं होना चाहिए था। दोनों बातें नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कहा कि जिस समय राजनीति से प्रेरित कोई आंदोलन अपने पथ से भटक जाता है तो दुर्भाग्य से इस प्रकार की जो बातें होती हैं, जो दुखद होती हैं, अगर हुई हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी सख्ती के साथ होगी। एक आखिरी सवाल, समय की कमी है। आपने मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ जी का। मंत्री हैं आप, सुर्खियों पे नजर रखते ही हैं, बनाते भी हैं कई बार। बड़ी खबर चली थी तेज, सीएम बदला जाएगा, सीएम नहीं बदला जाएगा, बयान आ रहे हैं, लखनऊ तलब, दिल्ली तलब। क्या चल क्या रहा था उन दिनों? ये जो आप दिखा रहे थे, हम देख रहे थे, अंदर तो कुछ नहीं था। अच्छा जी। जो दिखाया जा रहा था वो भी भाजपा के ही नेताओं के द्वारा बताया जा रहा था। हम लोग तो किसी मीटिंग में होते नहीं है मंत्री जी। कम से कम मैं उसमें शामिल नहीं था। मैं तो वही देख रहा था जो आप दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। कुछ नहीं था, ये मुझे मालूम है, और कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं है। तो अगला विधानसभा चुनाव योगी जी के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके लड़ा जाएगा? निर्णय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम। आपका क्या मंतव्य है? ये देखिए, मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है और अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर पैर रखना मेरा स्वभाव नहीं है। एक आखिरी प्रश्न। लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी के सारे बुजुर्ग नेता एक एक करके अपने उत्तराधिकारियों की तलाश और उन्हें सत्ता की, या उनके शब्दों में कहें तो सेवा की चाबी सौंपने का काम शुरू कर चुके हैं। लालजी टंडन जी के रहते रहते उनके बेटे प्रेमलता कटियार जी ने अपनी बेटी को कर दिया और सतीश महाना जी जल्द ही अपने बेटे करण महाना को करेंगे। सत्य है? मैं 2022 में अपने लिए टिकट मांग रहा हूँ। तो जब अपने लिए टिकट मांग रहा हूँ तो बेटे के लिए तो नहीं मांग रहा। करण महाना चुनावी राजनीति में आएंगे? देखिए, करण महाना क्योंकि मेरे उसी विरासत से हैं। वो संगठन में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य रहे हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन चुनाव 2022 का भी मैं अपने लिए टिकट मांग रहा हूँ। और फिर 24 का लोकसभा का मांगेंगे? देखिए, पार्टी का जैसा आदेश। 24 का टिकट मांगना मेरे उसमें नहीं है, क्योंकि मैं 24-22 का टिकट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं मांगने की हिम्मत कर सकता हूँ पार्टी के सामने, क्योंकि मैं लगातार इस क्षेत्र से विधायक हूँ। निर्णय करना पार्टी का काम है। मुझे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना ये मुझे तय नहीं करना, ये पार्टी तय करेगी। करण के लिए लोगों ने बताया कि साहब सीधे फ्लाईओवर एंट्री हुई, सीधे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दाखिल हुए क्योंकि सतीश महाना जी के बेटे थे। सतीश महाना का बेटा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे विरासत में बाल्यकाल से ही जो चीज़ें मिली, तो स्वाभाविक रूप से उसको भी विरासत में बाल्यकाल से वो सारी चीज़ें मिली हैं जो मैं करता हूँ। सतीश महाना जी योगी आदित्यनाथ सरकार में इंडस्ट्री से जुड़े तमाम पोर्टफोलियो के मिनिस्टर, आपने उनकी तमाम बातें सुनी। इस बातचीत पर अब समय है आपकी प्रतिक्रियाओं का। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। शुक्रिया।